बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द फैसल फैक्टर। आज की जो एपिसोड है बहुत ही एक्साइटिंग एपिसोड है। आज के हमारे जो गेस्ट हैं एक ट्रू फार्मासिस्ट हैं। इनका एक्सपीरियंस क्लिनिकल फार्मेसी, कम्युनिटी फार्मेसी, टीचिंग में भी इनका एक्सपीरियंस है और डिफरेंट चेन फार्मेसीज़ को भी एज अ कंसल्टेंट ये सर्विसेज दे रहे हैं। तो मैं वेलकम करता हूँ आज के गेस्ट को। ज़ाद, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई, लगा शुक्र ज़बरदस्त आप। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा ज़ाद, सबसे पहला सवाल आपसे, अगर हम बात करें फार्मेसी ज्वाइन करने की, तो ये बाई चांस आए थे, बाई लक आए थे आप? मेरे ख्याल से फैसल भाई 90% जो आवाम का जवाब इस पर होगा ना, मेरे भी वही है कि बाय चॉइस नहीं आए, बाय चांस आ गए, बाय लक आ गए। और उन 90% लोगों की तरह हमारे भी ख्वाहिश थी कि डॉक्टर जो है ना बने, अनफॉर्चुनेटली नहीं बन पाए। तो बाई चांस जो है पता चला कि एक डॉक्टर ऑफ फार्मेसी की डिग्री होती है, तो उस लफ्ज़ डॉक्टर ने यहाँ भी जो है वो हमें अट्रैक्ट किया और हम इस जानिब जो है वो रवा हो गए। अच्छा ज़ाद, यानी बाय यू कैसे बाय लक आप आ गए? ये यानी बच्चा यहाँ पे पैदा होता नहीं और पहला सपना ये होता है कि मेरा बच्चा या बच्ची डॉक्टर बनेगा। अच्छा, जब आप फार्मेसी में आ गए तो ज़्यादा लोग एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि मैं मार्केटिंग की फील्ड में जाऊँगा, ट्रैवलिंग होगी, ये सारी चीज़ें होगी। आपने अपना जो रास्ता चुना वो कम्युनिटी फार्मेसी, रिटेल फार्मेसी, क्लिनिकल फार्मेसिस्ट की तरफ चुना। इस दोनों कॉन्सेप्ट का अगर थोड़ा सा आप डिटेल कर सकें कि रिटेल फार्मेसी और क्लिनिकल फार्मेसी दोनों हैं क्या चीज़ और उसमें क्या डिफरेंस है? अच्छा, थोड़ा सा ना फैसल भाई मैं बताता हूँ कि मैंने क्यों हॉस्पिटल फार्मेसी जो है चुनी। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ख़ासतौर पे लड़कों का जो है ना यही स्कोप होता है। उनके ध्यान में यही होता है कि जो है ना हम फार्म मार्केटिंग की तरफ चले जाएंगे या सेल्स की तरफ चले जाएंगे, इंडस्ट्री की साइड जाएंगे। क्योंकि मैंने आपको बताया कि डॉक्टर बनने का जो शौक़ है उसने हमेशा जो है ना अपनी जानिब जो है ना वो तवज्जो मबज़ूल कराई कि ना करना कुछ पेशेंट केयर ओरिएंटेड ही है। ये वजह है कि पास आउट होने के बाद आगा खान गए। अच्छा, आगा खान जाने के बाद बहुत अच्छा लगा काम करते हुए और ऐसा लगा बस यही जो है ना हमारा रसूल है ना कि हॉस्पिटल या क्लिनिकल फार्मेसी में अपना जो है ना कोई महराज जो है ना पा लेनी है। लेकिन हमारी एक सीनियर फार्मासिस्ट हैं जो यूके से यहाँ आए थे। आपको पता है यूके में और बाहर ममालिक में कम्युनिटी या चेन फार्मेसिस्ट का बड़ा कॉन्सेप्ट है, हमारे यहाँ नहीं है। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे तो कम्युनिटी फार्मेसी की बात ही नहीं करता। पंजाब साइड में कुछ रिटेल फार्मेसीज हैं जो इन साइलोज काम कर रही हैं, लेकिन फार्मासिस्ट का जो असल रोल है वो आवाम को नहीं पता। तो क्यों ना हम जो है ना कम्युनिटी फार्मेसी के फ़रोग़ के लिए जो है ना कुछ करें। तो उस वक्त की बात समझ में आई कि नहीं, कम्युनिटी फार्मेसी भी एक ऐसी फील्ड है जिसमें जो है ना हमें आना चाहिए। फिर जहन ने जो है ना उस जानिब जो है ना वो जाना शुरू कर दिया कि हम इस तरफ आ जाते हैं। क्लिनिकल हॉस्पिटल तो चल ही रहा है, कुछ नया करते हैं, कुछ हट के करते हैं, कुछ नए रास्ते पर चलते हैं। तो फिर हमने एक बुनियाद डाली थी एक ऑर्गेनाइजेशन की, नर्चरिंग कम्युनिटी फार्मेसी इन पाकिस्तान, NCPP। उस बुनियाद के बाद फिर हमने ड्रग मार्ट के नाम से एक पहली कम्युनिटी फार्मेसी बनाई और वो शायद फार्मेसी का बनाना था कि जो है ना उसके बाद फिर हम रुके नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह फिर 7 फार्मेसी चेन जो है ना अब तक जो है ना हम बना चुके हैं, जिसमें फार्मासिस्ट काम कर रहे हैं और जो बुनियादी तौर पे आवाम को पता चलता है उन फार्मेसीज में जाके कि फार्मासिस्ट का रोल है क्या है, वो क्या कर सकते हैं। तो यही था कि कुछ फार्मासिस्ट फर्टिलिटी के लिए करें, कुछ आवाम के लिए करें, क्योंकि हमने ऐसे केसेस देखे हैं ख़ास तौर पे हॉस्पिटल में और गवर्नमेंट सेटअप्स में कि जहाँ फार्मासिस्ट नहीं है, अभी भी बहुत सारी जगहों पे नहीं है, और वहाँ पे क्या जो है ना दवाओं के साथ हशर किया जा रहा है या क्या कुछ हो रहा है, और जिसकी वजह से जो है ना हमने सोचा कि नहीं, हम जो है ना इस फील्ड की तरफ आ जाते हैं और इसी को जो है ना परस्यू करते हैं। अच्छा, आखिरी चीज़ एक और इसमें अहम कि कितने लोग इंडस्ट्री में चले जाएंगे या कितने लोग टीचिंग में चले जाएंगे, एकेडमी या रिसर्च, सैचुरेशन तो आ ही जाएगी। जैसे हमारी एक टीचर थी कराची यूनिवर्सिटी की, बहुत अच्छी, तो वो कहती थी कि एक वक्त आएगा कि फार्मडी की जो वक़्त है वो BA BS की तरह हो जाएगी, BSc की तरह हो जाएगी, क्योंकि इतनी यूनिवर्सिटीज़ निकाल रही हैं फार्म। और ज़ाहिर है आपके पास जो है ना वो इतनी ज़्यादा कैपेसिटी नहीं है कि आप उनको जो है वो करें। कम्युनिटी फार्मेसी वाहिद है कि जिसमें फार्मासिस्ट खुद अपनी फार्मेसी भी खोल सकता है, ग्रुप बना के भी फार्मेसी खोल सकते हैं, और किसी भी फार्मेसी पे अगर बशर्ते वो ये ना सोचें कि मैं 5 साल पढ़ने के बाद एक मेडिकल स्टोर पे खड़ा हूँगा, ये सोच उसको निकालनी हो, तो वो यकीनी तौर पे जो है ना उसमें मतलब इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है। बाहर ममालिक में अराउंड 60-70% जो ग्रेजुएट होने वाले बच्चे हैं वो इस तरफ जा रहे हैं। हमारे यहाँ 8% भी नहीं यहाँ पे जो है ना आ रहे होते। वजह ये है कि हमने अपने जहन में बना लिया कि कम्युनिटी फार्मेसी में हम नहीं जाना चाहते, हम दवाएँ जो है ना वो नहीं बेचेंगे। ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये थोड़ा जो है ना वो ख़राब। अच्छा ज़्यादा, आपने जो कम्युनिटी फार्मेसी की बात की, अच्छा एक कम्युनिटी फार्मेसी में एक फार्मासिस्ट मौजूद होता है, एक आम मेडिकल स्टोर से वो किस तरीके से डिफरेंस है? वहाँ पे एक पेशेंट को, केयर गिवर को क्या क्या ऐसी चीज़ें मिल सकती हैं जो कि एक आम मेडिकल स्टोर पर नहीं मिल सकती? अच्छा, सबसे अहम बात जो है ना फैसल भाई वो उसमें यह है कि काउंसलिंग। मैं हमेशा पढ़ाता भी हूँ या मैं अगर जूनियर्स से सेशंस भी लेता हूँ या कहीं जाता भी है, तो मैं बोलता हूँ कि फार्मासिस्ट के पास जो सबसे अहम जो हथियार है ना वो उसकी काउंसलिंग का तरीका है।
और वही चीज़ उसको जो है ना मुमताज़ करती है बाकी अदर जितने मेडिकल स्टोर वाले हैं या और हेल्थ केयर इवन प्रैक्टिशनर्स ही हैं। क्योंकि अगर वो काउंसलिंग सही से करेगा ना दवा की, अच्छा दवा की काउंसलिंग ये सिर्फ हम ये समझते हैं कि वो तो डॉक्टर ही बता देता है ना कस्टमर को कि दिन में इतनी बार लेनी है खाने से पहले, खाने के बाद, लेकिन उस दवा को किस ग़िज़ा के साथ नहीं लेना, उस दवा को किस दूसरी दवा के साथ लेना, उसका सही वक्त क्या है, उसको खाने के बाद क्या साइड इफ़ेक्ट आपके जिस्म पे आ सकते हैं जो बताना ज़रूरी है। ये अगर सही से काउंसिल करे ना तो ऐसा फार्मासिस्ट जो है ना वो बहुत ही जो है वो तरक्की भी कर सकते हो, उस फार्मेसी को भी जो है ना बहुत चार चांद लगा सकता है। इसकी मिसाल ऐसे ही है, आप देखें फार्मेसी प्रोफेशन को 50 से ज़्यादा साल जो है वो गुजर चुके हैं, लेकिन जो फार्मासिस्ट है उसको लोग नहीं जानते। इसलिए नहीं जानते क्योंकि वो मौजूद ही नहीं है उनके दरमियान, हालांकि उनको होना चाहिए। रेजिस्टेंस बढ़ रही है हमारे यहाँ, दवाओं के बारे में कोई बता नहीं रहा, लोग सपोजिटरीज खा रहे हैं, लोशन जो है ना वो पी रहे हैं, उनको नहीं पता। तो काउंसलिंग जो है ना वो एक ऐसा टूल है एक फार्मासिस्ट का जो उसको जो है ना बहुत बहुत जो है ना वो आगे ले जा सकता है, इवन हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर्स के सामने भी और आवाम के सामने तो वाकई वो जो है ना वो पदीराई हासिल कर सकता है। अच्छा राज, जो आपने एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर की बात की, दैट इज़ द काउंसलिंग। अच्छा, जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ फॉर्मली प्रोफेशनल ट्रेन कर रही हैं, तो वो इतने केपेबल इनफ होते हैं कि वो काउंसलिंग राइट आफ्टर द ग्रेजुएशन प्रोवाइड कर सकें, या उनको डिफरेंट सोर्सेज से या डिफरेंट किसी इंस्टीट्यूट से गुजरना पड़ता है ताकि उनकी जो एक्सपर्टीज़ है पीपल डीलिंग की वो मज़ीद अच्छी हो सके? अच्छा, इसमें दो चीज़ें हैं फैसल भाई। एक तो ये कि हमारे करिकुलम जो है ना वो बिल्कुल भी एडवांस नहीं है। वो सालों से एक ही करिकुलम जो है ना वो चले आ रहा है और उसी के आगे पीछे करके जो है ना वो मवाद जो है ना पढ़ाया जाता है, तो उसको रिवाइज़ करने की ज़रूरत है। और ख़ास तौर पे जैसे हम कहते हैं ना 5 साल का अगर प्रोग्राम है तो मेरे ख्याल से 1 साल तो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए जो है ना वो मुख्तस हो जाना चाहिए। चाहे वो इंडस्ट्री की प्रैक्टिस हो, चाहे वो हॉस्पिटल की हो, चाहे वो कम्युनिटी की हो, मतलब जिसमें वो जाना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही। और दूसरा जो अहम जो है ना पॉइंट है वो है हमारे टीचर्स। हमारे टीचर बहुत ज़बरदस्त हैं और अभी बहुत सारे लोग जो शोबे से वाबस्ता हैं, एकेडमिया के, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। लेकिन हम जब आखान में काम करते थे ना, तो वहाँ जब हम राउंड पे जाते थे क्लिनिकल फार्मासिस्ट के होते हुए और हम ट्रेनी थे उस वक्त, और जो कंसल्टेंट होता था जो राउंड करवा रहा होता था, उसकी विजिटिंग कार्ड पे ना, यानी उसको जो कार्ड है उस पर लिखा होता था असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, उसके कंसल्टेंट, फेलो या रेजिडेंट में लिखा होता था। वहाँ हमें एक बात 2014-15 की बात बता रहा हूँ आपको, उसके बाद समझ में आई कि अच्छा ये इसलिए कामयाब है क्योंकि जो वो पढ़ा रहे हैं वही प्रैक्टिस कर रहा है, और जो वो प्रैक्टिस कर रहा है वही जाके जो है ना पढ़ा रहा होता है। ऐसा ही है। हमारे इल्म में ये है कि हमारे यहाँ मुख्तस कर दिया गया, HEC ने कहा कभी एमफिल PhD जो है ना वो पढ़ा सकता है और वही जो है ना वो पढ़ाए। हालांकि जो प्रैक्टिस के कोर्सेज हैं, जो प्रैक्टिशनर्स हैं, उनसे बेहतर कोई नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, वही जाके जो है ना वो पढ़ाएंगे और अप टू डेट पढ़ाएंगे। अलमिया हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ टीचर्स वो हैं जो हॉस्पिटल क्लिनिकल पढ़ा रहे हैं, जिन्होंने कभी हॉस्पिटल क्लिनिकल देखा ही नहीं, ये अगर देखा भी तो उस वक्त देखा कि जब उनको घर में किसी को ज़रूरत पड़ गई। तो ये अगर पढ़ा भी या काम भी किया तो बहुत पहले कर लिया। आपको पता है यहाँ पे तो रोज़ कुछ ना कुछ रिसर्च आती है, रोज़ लाइव जाती है, रेजिस्टेंस आ जाती है, एंटीबायोटिक जदीद आ जाती है। तो ये गैप जो है ना, अगर प्रैक्टिशनर्स आ जाए, कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने अभी शुरू किया है कि वो प्रैक्टिशनर्स को जो है ना वो ला रही हैं। मैं कराची यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म हूँ, तो वहाँ पे मैं जो हूँ 3 साल से जो है ना कम्युनिटी हॉस्पिटल फार्मेसी पढ़ा रहा हूँ एज विजिटिंग फैकल्टी। तो ये अगर कॉन्सेप्ट अगर आ जाए तो मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक जो है ना उन लोगों को पता चलेगा, खासतौर पे बच्चों को हमारे फार्मेसी के क्या फ़र्क है और क्या स्कोप है। उनको पता नहीं होता, उनको पढ़ाया कुछ जाता है, जब वो प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं उनको मिलता ही कुछ और है। तो हैंड्स ऑन प्रैक्टिस उनको नहीं मिल पा रही है। अच्छा साहब, एक बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल, जब भी हम फॉर्मडी का एक सुनते हैं तो इट्स बीन डॉक्टरेट इन फार्मेसी। अच्छा, इस जंग को आज ख़त्म कर दें कि क्या एक फार्मासिस्ट अपने डेजिग्नेशन के साथ डॉक्टर लगा सकता है? आपकी क्या राय है? देखिए, मैं ये समझता हूँ बाय लॉ लगा सकता है, क्योंकि फार्मेसी काउंसिल ऑफ पाकिस्तान ने कहा हुआ है कि फार्मासिस्ट अपने नाम के साथ डॉक्टर लगा सकता है। लेकिन हम ना उस डॉक्टर गलत इस्तेमाल करते हैं। हम किसी को बताते ही नहीं हम फार्मासिस्ट है। क्यों नहीं बताते? क्योंकि कोई पूछेगा ना आगे से, क्योंकि कौन इतनी डिटेल में जाए, इसको फिर समझाना भी पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, क्या करते हैं, हम डॉक्टर ऑफ फार्मेसी। अच्छा, डॉक्टर हो, किस चीज़ के डॉक्टर? दवाओं के डॉक्टर। हम ये कह के जो है ना अपने आप को बरी समझ करते हैं। अगर आप ये बोलेंगे ना अपने इंट्रोडक्शन में कि मैं फार्मासिस्ट हूँ और हमारी डिग्री डॉक्टर ऑफ फार्मेसी कहलाती है और मैं दवाओं का माहिर हूँ, तो वहाँ से लोगों को समझ में आएगा अच्छा फार्मासिस्ट भी जो है ना वो कोई शोबा है जिसमें जो है माहिर अद्वियात जो है वो काम कर रहे होते हैं। हमारे यहाँ क्या एक जो है ना मसला आ गया है कि लोग जो है ना वो फार्मासिस्ट लफ्ज़ को नहीं जानते। यकीन जाने आप किसी को बताएं फार्मासिस्ट है, पहली बात तो ये समझेगा नहीं, दूसरी बारी अगर वो समझ भी गया तो उसको सही से जो है ना वो यानी पहचान भी नहीं पाएगा, वो फार्मिस्ट कह देगा, फार्मिस्ट कह देगा। मतलब इस तरह की चीज़ें जो है ना लोगों से आ रही होती है, क्योंकि हमने ही कभी उनको जो है ना बताने की कोशिश नहीं की, क्योंकि हम उस जोन में ही रहे, उस होल में ही रहे कि हम डॉक्टर हैं और हम चूँकि डॉक्टर नहीं बन पाए तो हम डॉक्टर ऑफ फार्मेसी बन गए, तो बताएंगे भी यही कि हम डॉक्टर नहीं हैं।
हम फार्मासिस्ट को इस्तेमाल ही नहीं करते जो हमारी पहचान बननी चाहिए। तो ज़्यादा आप टीचिंग के शोबे से भी वाबस्ता है और बड़ा अच्छा काम करें, जो आपने गैप एक आइडेंटिफाई किया, इस पे आप काम करें। तो आप कैसे देखते हैं कि टीचिंग को कितना मज़ीद मॉडिफाई होने की ज़रूरत है? और जब हम रियल प्रैक्टिसेस की बात करते हैं, जहाँ पे जो फार्मासिस्ट है वो लैग कर रहा होता है, वो टीचिंग का पार्ट हो जाए, तो आपकी अपनी यूनिवर्सिटी जहाँ पे आप टीचिंग करें, वहाँ पे क्या भी प्रैक्टिसेस हैं और बाकी यूनिवर्सिटीज़ में भी आपने क्या चीज़ें देखी हैं? अच्छा, मैंने जैसे बताया ना, मैं 2 कोर्सेज़ अभी पढ़ाता हूँ, कम्युनिटी फार्मेसी और हॉस्पिटल फार्मेसी। एक कोर्स ले लेते हैं हॉस्पिटल फार्मेसी। मैं क्या करता हूँ उन बच्चों को, अगर अगर आपको पता ही होगा और लोगों को भी, कि 200 आवर्स की क्रेडिट आवर्स की इंटर्नशिप लाजमी करा दी गई है। लेकिन बच्चा जाके घूम फिर के आ जाए, कोई मैंने पूछा है इसमें सर्टिफिकेट मिल जा रहा है, उसकी डिग्री की रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है। मैंने क्या किया, मैंने कहा कि आप लोग जाएंगे विजिट पे, एक हफ्ता हर हॉस्पिटल में ग्रुप बना के जाएंगे, ऑब्जर्व करेंगे, वहाँ पे जो कुछ सीख सकते हैं सीखेंगे, और फिर उन्हीं के फार्मासिस्ट को मैंने दावत दी कि आप आएँ, और उनके हाथ में ना कोई मार्क्स दे दिए, आउट ऑफ 50, 20 या 25 या 30, क्या आप इनको इवेलुएट करें। अब इससे होता है कि बच्चे को ध्यान में और शुरू में बता दिया कि आप लोग जो गए थे वहाँ पे, तो कुछ ऐसा सीखना है या समझना है या नोट करना है, क्योंकि वही फार्मासिस्ट आके पूछेंगे आपसे। क्योंकि वही पहली वाली बात है, अगर प्रैक्टिशनर्स को हम इन्वॉल्व नहीं करेंगे, जब तक जो है ना हम हॉस्पिटल, इंडस्ट्रियल या कम्युनिटी में हम आगे नहीं बढ़ सकते। अच्छा साहब, आजकल की जो इंडस्ट्री है, अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें चेंज होती जा रही है। पहले कोई भी दवा आपको चाहिए होती थी, आपको एक मेडिकल स्टोर जाना है, चाहे रात का वक्त हो। नाउ देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ क्यू कॉमर्स, ई कॉमर्स। अच्छा, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट है क्या? और ये किस तरह फार्मास्यूटिकल मार्केट को इवॉल्व कर रहे हैं? चल, कोविड आने के बाद ना फैसल भाई, ऑनलाइन फार्मेसी पहले भी काम कर रही थी हमारे मुल्क में भी, आपने देखा होगा दवाई बहुत अरसे से जो है वो कोशिश कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। कोविड ने जो है ना इसको थोड़ा जो है ना परवान चढ़ा है कि अब ज़ाहिर है लोग निकल नहीं सकते थे कोविड में, उनको सामान भी चाहिए था, ग्रॉसरी भी चाहिए थी, अद्वियात भी चाहिए थी। तो बहुत सारी ऐसी कंपनीज आ गई जिसमें ये लिफ्ट थी, पांडा मार्ट थी, और भी थी, कि जो है ना आपके घर पे डिलीवर करती हैं। अच्छा, पहले कॉन्सेप्ट जो था वो ई फार्मेसी का था या ई कॉमर्स का था, यानी आप ऑर्डर कर दें, ऑर्डर करने के बाद आपको 3 घंटे बाद दवा मिल रही है, 4 घंटे बाद दवा मिल रही है, अगले दिन दवा मिल रही है। ख़ास तौर पे रात में 8-9 बजे के बाद कोई भी जो है ना फार्मेसी आपको ऑर्डर एंटरटेन नहीं करती थी। आप उसको ऑर्डर कर लें, ऑर्डर करने के बाद अगले दिन आपको जो है वो दवा मिल रही होती थी, सुबह में या दोपहर में। एक लैंडस्केप चेंज आया, क्विक कॉमर्स की तरफ जो है ना अब शिफ्ट हो गया। तो हम एक ई कॉमर्स की बात नहीं करते, अब कहते हैं हम क्विक कॉमर्स, के हमें आधे से घंटे में दवा या जो ग्रॉसरी है वो हमारे पास, हमारे दरवाजे पे हो। अब उसके लिए आपके पास रिसोर्सेज होनी चाहिए, उसके लिए आपको राइडर फ्लीट मैनेजमेंट होनी चाहिए, उसके लिए आपके पास जो है वो हब्स होने चाहिए कि आप पूरे जोन्स को कवर कर सकें। आप सोचें, मैं जिस इदारे से वाबस्ता हूँ, तो वहाँ पे लोग मुझे पूछते हैं कि वहाँ क्या काम कर रहे हो, तो मुझे अच्छा लगता है उनका पूछना, क्योंकि इंसान में थोड़े यूनिक एलिमेंट अपने अंदर जो है ना पैदा करना चाहिए। रात को 3 बज रहे हैं, घर पे कोई लाने वाला नहीं है दवा, बच्चे को बुखार है और माँ को अगर कोई भी जो है ना वो एंटीपायरेटिक या फीवर की दवा चाहिए, तो वो एक जो है ना ऐप पे जाए और मंगवा ले अपनी दवा फ़ौरन, आधे घंटे के अंदर उसको मिलेगा। अब सोचें कितनी बड़ी सहूलत है। या किसी का छोटा बच्चा और पैम्पर ख़त्म हो गए और आधी रात का वक्त है, कहीं मिल नहीं सकते, दुकानें बंद हैं, आपने ऑर्डर किया और आपके घर पे वो चीज़ डिलीवर हो गई। तो ये क्विक कॉमर्स है कि जिसमें आप कन्वीनियंस दे दें और क्विकली वो कन्वीनियंस जो है डिलीवर हो जाए कस्टमर को। अब जो है ना वो इस फील्ड की तरफ हम आ गए। अनफॉर्चुनेटली हमारे कुछ स्टार्टअप्स हैं मेडिसिन में जो कामयाब नहीं हो पाए इसमें, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ग्रॉसरी प्लस फार्मेसी अगर साथ होना, तो जो है ना वो ज़्यादा इसको जो है वो बेहतर जो है वो मौके मिल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। अच्छा, ज़्यादा जब आप कन्वीनियंस की बात करते हैं, अच्छा जब भी फार्मेसी की बात की जाए, तो पहली चीज़ आती है प्रिस्क्रिप्शन। लेकिन पाकिस्तान में ये प्रैक्टिस नहीं देखी जाती कि प्रिस्क्रिप्शन दिखाएंगे तो आपको दवा मिलेगी। आप कोई भी बंदा जाए, कोई भी दवा बताए, चाहे वो एंटीबायोटिक हो या किसी और क्लास से वो बिलोंग करती है, उसको दवा ईजिली मिल जाती है। तो चेन फार्मेसीज़ में इसकी क्या प्रैक्टिस होती है और आम मेडिकल स्टोर में क्या प्रैक्टिस होती है? तो दोनों प्रैक्टिस डिफरेंट है या आपको जिस पे मज़ीद काम करने की हमें ज़्यादा ज़रूरत है? देखिए, आम मेडिकल स्टोर का तो बहुत बुरा हाल है हमारे यहाँ। अनफॉर्चुनेटली जो लीगल अथॉरिटीज़ हैं या जो ड्रग इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं वो उस तरह से काम नहीं कर पा रही। अब कहीं भी एंटीबायोटिक मिल जाएगी किसी मेडिकल स्टोर से, आपको इवन सेडेटिव, हिप्नोटिक, ट्रैंकुलाइजर्स मिल जाएंगे। बाय लॉ 18 साल से कम उम्र कोई ले नहीं सकता, प्रिस्क्रिप्शन रिटेन रखनी ज़रूरी है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं हो रहा। चेन ऑफ फार्मेसीज ने थोड़ा सा ये शऊर जो है ना आम आवाम में जो है ना पैदा किया है कि भाई आपको कुछ अद्वियात के लिए, ख़ास तौर पे एंटीबायोटिक्स के लिए, सीएनएस एक्टिंग एजेंट्स के लिए, ट्रैंकुलाइजर्स के लिए प्रिस्क्रिप्शन दिखानी होगी। इवन अगर ऑनलाइन भी मंगवा रहे हैं तो आपको ऑनलाइन प्रिस्क्रिप्शन अपनी जो है ना अपलोड करनी होगी। लेकिन मैं इसमें भी एक
एक बात बताऊँ फैसल भाई कि हमारे यहाँ इस चेन ऑफ फार्मेसीज़ को बिज़नेस बना दिया गया, और जो हम जैसे ही फार्मासिस्ट हैं ना, वो एट द एंड बोल रहे होते हैं कि सेल्स चाहिए, टारगेट अचीव करना है, इंसेंटिव हमसे जोड़ दिए गए, और वो बोल रहे होते हैं कि आपकी ब्रांच ने जो है ना वो सेल नहीं की, तो वो ना एट द एंड कहीं ना बैक ऑफ द माइंड उसके चल रहा होता है कि भाई मैं प्रिस्क्रिप्शन मांगूंगा या मैं कम इसको डोज दे दूंगा तो हो सकता है वो ना आए, तो फिर वो विदाउट प्रिस्क्रिप्शन देना शुरू हो गया है, जो अनफॉर्चुनेट है। तो मैं ये समझता हूँ कि हम जैसे फार्मासिस्ट को ही जो है ना, जो मौजूद हैं कम्युनिटी में, रिटेल में, उसको ये इंश्योर कराना होगा कि ठीक है, एट द एंड बिजनेस मैटर्स, और आपको जो है ना वो ब्रेक इवन चाहिए, आपको जो है इंसेंटिव भी चाहिए, लेकिन आपकी जो अपनी रिक्वायरमेंट है जिसकी वजह से आपको यहाँ लाया गया, उसको आप ज़रूर फुलफ़िल करें, कि वो प्रिस्क्रिप्शन ज़रूर देखें। और हमारे यहाँ आवाम का भी एक मसला है, आवाम का मसला ये है कि वो कहते हैं कि जो है ना ये प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर ने लिख दी, अब वो कई सालों से चले आ रही है, हालांकि डॉक्टर खुद कहते हैं कि आप 3 महीने बाद कम से कम आके हमें दिखाएं, वो कहते हैं नहीं, कौन जाए डॉक्टर, इसी को कंटिन्यू करते रहो। या एक बच्चे की जो दवा थी, दूसरे बच्चे को भी वही सिम्टम्स आए, वही मसला है, तो वही बच्चे की दवा जो डॉक्टर ने की थी वही पिलाना शुरू कर दी। तो ये आवाम को भी थोड़ा जो ये शऊर फार्मासिस्ट अगर मौजूद होगा ना, तो वो देगा कि भाई इस तरह की चीज़ आप ना करें जिससे आपके घर वालों को या आपको खुद नुकसान हो। अच्छा ज़ात, आप एक प्रोफेशन के साथ एसोसिएटेड हैं और डिफरेंट डायमेंशंस में आपके टास्क होते हैं, लाइक अगर आप बात करें क्यू कॉमर्स, ई कॉमर्स, क्यूरेटिव फार्मेसी, क्लिनिकल फार्मेसी के साथ भी आप एसोसिएटेड हैं। कोई एक सुपर पावर अगर आप चाहें कि यार मेरे पास ये सुपर पावर है, तो कौन सी सुपर पावर आप लेना चाहेंगे? जब हम दाखिला लिया था ना, मैं फार्मेसी में 2009 की बात है, तो उस वक्त हमें उसको नया नया एक कानून आया था, और वो कानून हमने हमें बड़ा मुतासिर किया था, खासकर मुझ जैसे उस वक्त के स्टूडेंट को जिसको डॉक्टर बनने का शौक था, हॉस्पिटल में जाना था, कि 50 बेड पे एक फार्मासिस्ट जो है ना वो लाजिम करार दे दिया गया था हुकूमत वक्त की जानिब से, और ये लॉ का हिस्सा बना दिया गया। 2009 की बात है और आज हम 2023 में मौजूद हैं। जिला अस्पताल कराची का सबसे बड़ा अस्पताल, 1700 बेड में मुश्तमिल, और एक भी फार्मासिस्ट वहाँ काम नहीं कर रहा। मेरे हाथ में अगर होना तो मैं जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हैं वहाँ पे जो है ना फार्मासिस्ट बैठो इस लॉ के अकॉर्डिंग, क्योंकि आपके पास मिसाल है, आपकी मिसाल NICVD की है, वहाँ हमारे मेंटोर, हमारे सीनियर इजरान भाई मौजूद होते हैं, कि वो पहले क्या था और आज आप जाएं, आपको स्टेट ऑफ द आर्ट फार्मेसी, स्ट्राइल कंपाउंडिंग, नॉन स्ट्राइल कंपाउंडिंग, क्लिनिकल फार्मेसी, पॉइंट ऑफ केयर फार्मेसी, एंटीकोगुलेंट, यानी आप नाम लें कि फार्मेसी के अंदर जो आइडियल डिपार्टमेंट होना चाहिए वहाँ मौजूद है। जब तक फार्मासिस्ट सिस्टम का हिस्सा नहीं बनेंगे ना, कुछ इदारों में हुआ है, सिविल में आए हैं, लेकिन अगर सब जगह नहीं आएंगे, जब तक जो है ना ये दवाओं की मोनोपली, इसको कह लें इजारादारी, सप्लाई चेन का निज़ाम, हमारे जो है वेयर हाउसेस का सिस्टम, ये जो है ना वो ठीक नहीं हो सकता। तो मैं मेरे बस में होना है तो मैं हर सेटअप में फार्मेसी ज़रूर रख दूँ गवर्नमेंट में। और जितने भी मेडिकल स्टोर है हमारे अलमिया क्या है कि कैटेगरी ए में फार्मेसी रजिस्टर होता है, कैटेगरी बी में जो डिस्पेंसर है जो कोर्स कर रहा है उसको भी लाइसेंस दे दिया जाता है। इस वाले लॉ को मैं ख़त्म कर दूँ कि सिर्फ फार्मासिस्ट ही जो है ना वो मौजूद हो। सही। और आपके तवज्जो से मैं ये भी पैगाम देना चाहता हूँ, ये भी मेरी ख्वाहिश है, इतनी मेरे पास कॉल और मैसेजेस आते हैं जूनियर और सीनियर्स के भी, कि हम अपनी कैटेगरी रेंट पे देना चाह रहे हैं, हम अपनी रजिस्ट्रेशन रेंट पे देंगे, नाम दें, ये इलीगल है। इस इकदाम की वजह से ना वो आपको हायर नहीं करते, जो मेडिकल स्टोर ओनर हैं आपके लाइसेंस को यूज़ करते हैं 5-8 हज़ार रुपये पर मंथ के लिए, और फिर जो है ना उसकी वजह से आप हायर होते हैं ना, आपके आने वाले आइंदा के जो फार्मासिस्ट हैं नस्लों में वो भी कभी हायर हो सकते हैं, क्योंकि सबको पता नहीं है, सिर्फ यहाँ नहीं पूरे पाकिस्तान में ये चल रहा है। ये अगर कुछ चेंजेस हो जाए तो यकीन जा रहे हैं कि बहुत कुछ फार्मासिस्ट हो सकता है और जॉब्स बहुत ज़्यादा क्रिएट हो सकती है। अच्छा ज़ात, जब हम बात करते हैं कि फार्मेसी एक रेगुलेटेड फील्ड है, डिफरेंट इदारे इस पे काम कर रहे होते हैं, अच्छा उन इदारों को आप क्या मैसेज देंगे कि मज़ीद इन चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है? अगर हम पूरे कॉन्सेप्ट की बात करें, यानी दवा का फार्मेसी तक आना, पेशेंट का उसका ले जाना, और क्या क्या प्रैक्टिसेस वो देख रहे होते हैं, तो इदारों के लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, इदारों के लिए तो सिर्फ एक ही पैगाम है कि अगर वो जो भी दवाई से मुंसलिक है ना, अगर वो जहन में ये सोच ले कि ये दवा का काम जो वो कर रहा है उसकी वजह से किसी को शिफा मिल रही है, तो वाकई में उसको जो है ना ऑनेस्टली जो है ना वो परफॉर्म करेगा। हमारे यहाँ क्या होता है, अभी मैं आपको अभी की एग्जांपल दूँ, एंटी एपिलेप्टिक शॉट है, आपको वही एंटी एपिलेप्टिक मेडिसिन जो है ना वो आज से 2 महीने पहले जो नॉर्मल कोई पूछता भी नहीं था उस मेडिसिन को, आज डबल ट्रिपल रेट में मिल रही है। और आप सोचें, एंटी एपिलेप्टिक लाइफ सेविंग ड्रग्स होती हैं, बिल्कुल ऐसे ही। मतलब सुसाइडल टेंडेंसीज हो जाती हैं इनके ना होने की वजह से, मूड स्विंग्स हो सकते हैं, इंसान जो है ना डिप्रेशन में चला जाता है, और ये मेडिसिन आजकल नहीं है। और ये शॉर्टेज मसनूई तौर पर ना पैदा की जाती है, तमाम इदारे इसमें मुलव्वस होते हैं, वो ये नहीं सोचते कि पेशेंट की इसमें क्या हाल होगा, वो किस तरह से आज की महंगाई के दौर में डबल ट्रिपल ब्लैक में वो दवा ले रहा होता है,
और मैं चूँकि ज़ाहिर है दवाई की शोबे से वाबस्ता हूँ, मेरे जानने वाले मुझे कह रहे होते हैं कि दादा हमें ब्लैक में चाहिए तो दे दो। मैं कहता हूँ नहीं, ब्लैक में नहीं लेना चाहिए और ख़राब होगा इससे मामला। कहता नहीं, हमें तो ज़रूरत है। अब ना उसका कोई ऑल्टरनेट है, ना ही उसका जो है वो कोई B2 है, तो वो क्या करे? ऑब्वियसली वो उसको मजबूर हो जाएगा वो लेने के लिए। तो अगर ये इदारे सिर्फ इतना सा ये सोच लेना कि जो किसी और पे अभी गुजर रही है वो उन पे भी कभी वक्त आ सकता है और वो भी इस सिचुएशन से गुजर सकते हैं, और सिर्फ ये सोच लें कि आपकी वजह से किसी को शिफा मिल रही है, आपको उसमें कोई किरदार है, तो यकीन जाने कि वो अपना काम जो है ना वो सही कर लेगा। अच्छा ज़ात, अगर हम रिसेंटली बात करें इन्फ्लेशन की, इन्फ्लेशन ने पूरे पाकिस्तान को अफेक्ट किया और शोबे को अफेक्ट किया। अच्छा, इसी तरह मेडिसिन की कॉस्ट भी डेफिनेटली बड़ी होगी। अच्छा, कोई स्ट्रेटजी बताएंगे पेशेंट्स के लिए कि अपनी मेडिसिन की कॉस्ट को वो किस तरीके से कम कर सकते हैं, या कोई भी ऐसा तरीका जिससे उनकी जो जो बर्डन है डिजीज़, मतलब जो फील्ड बर्डन है उसको कम किया जा सके? अच्छा, इसके ना 2-3 तरीके हैं फैसल भाई। सबसे पहले तो आवाम को मैं आपके तवज्जुह से पैगाम देना चाहूँगा कि वो जो है ना थोड़े चीपर ऑल्टरनेट्स की तरफ जाना शुरू कर दें। आजकल जो इन्फ्लेशन बढ़ रही है, महंगाई बढ़ी, ज़रूरी नहीं है कि आप एक मल्टीनेशनल का एक ब्रांड जो है ना वो इस्तेमाल करें। उसके और भी 4-5 ब्रांड्स मौजूद होंगे जो शायद क्वालिटी पे आप उनके सवाल कर सकते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है एक MNC की क्वालिटी बनस्बत लोकल की क्वालिटी के थोड़ी बेहतर होती है, लेकिन लोकल भी अब आगे जा रही है हमारे यहाँ। तो अगर अफोर्ड नहीं कर सकते और एक डोज उम्मीद करने का वक्त आ गया कि दवा ले ही नहीं सकते, कितनी ये सिचुएशन आ गई, तो उससे बेहतर है कि आप कोई जो है ना दूसरी कंपनी की जो है ना वो चीपर ऑल्टरनेट जो है ना वो ले लें। दूसरा यहाँ पे किरदार फार्मासिस्ट का है कि जब कोई शॉर्टेज हो या कोई अफोर्ड ना कर सक रहा हो तो उसको फ़ौरन ऑल्टरनेट बताए, वो मुतबादिल बताए जो कॉस्ट इफेक्टिव भी हो, जो क्वालिटी में भी अच्छा हो, और जिससे पेशेंट मुतमईन भी हो जाए कि इसके खाने से कोई ऐसा असर नहीं आएगा जो वो पहले खाने से उसको आ रहा था। सो ये 2-3 चीज़ें करने से जो है ना मैं समझता हूँ कि लोग फिर भी, अब एक नया चेन ऑफ फार्मेसी आई है, उसमें मेरा किरदार है, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन वहाँ पे जो है वो उन्होंने कहा है कि हम ऑल्टरनेटिव्स आपको देंगे और आपको जेनरिक सब्स्टिट्यूशन दे दें। तो जब जेनरिक सब्स्टिट्यूशन हो जाए वो भी लोगों को अभी समझ नहीं आ रही बात, लेकिन अगेन वही वाली बात है कि आप इस वजह से कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते आप दवा छोड़ें, उससे बेहतर है कि आप जो है वो दवा जो है वो कम दाम में ले लें। और दूसरा जो डॉक्टर एक अपनी जो है ना वो कायम करने के लिए ज़्यादातारी कहते हैं ना कि नहीं आपको यही ब्रांड जो है ना वो लेना है, ये भी डॉक्टर को थोड़ा सोचना पड़ेगा कि आज के दौर में वो बजट ना हो कि जो है ना पेशेंट को कहें कि वही दवा आप ले लें, उससे कहें ये ले लें, ये ना हो तो ये ले लें, ये ना हो तो ये ले लें, जो आपको जो है वो पॉकेट फ्रेंडली बने। तो यानी इसमें डॉक्टर और फार्मासिस्ट को मिल के साथ चलना पड़ेगा, जो भी ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस हैं उनके बारे में ब्रीफ करना भी ज़रूरी है। नॉट नेसेसरी कि जो चीपर मेडिसिन है उनकी जो फुलफिलमेंट उसको फुल करी होगी, क्वालिटी बैक बाय द फार्मासिस्ट, कि फार्मासिस्ट उनको प्रॉपर गाइड कर सके। अच्छा साहब, बहुत मज़ा आया आपके साथ ये पॉडकास्ट करते हुए। इन दी लास्ट हमारी ऑडियंस को कोई मैसेज देना चाहेंगे कैमरे में देख के? मैं बस ये कहना चाहूँगा हमारी ऑडियंस को कि दवा आप कहीं से भी ख़रीदें, ये मेक श्योर करें, सिर्फ 2 चीज़ें मेक श्योर कर लें। पहली बात, वहाँ पे फार्मासिस्ट जो है ना वो मौजूद हो। आपको 80% मेडिकल स्टोर या फार्मेसी पे फार्मासिस्ट नहीं मिलेगा, चलें ठीक है, इसको भी जो है ना अगर ना मिले या आप ना ऐसे फार्मेसी को जानते हो या फार्मासिस्ट हो, पहले तो जाने तो बेहतर है। वहाँ से ज़रूर दवा लें जहाँ टेम्परेचर कंट्रोल इन्वायरमेंट जो है ना मेंटेन हो रहा हो, क्योंकि दवाओं की अफादियत का ताल्लुक टेम्परेचर से बहुत है, और जहाँ भी इस टेम्परेचर को जो है ना वसूल बनाया गया होगा या उसको मेंटेन किया जा रहा होगा, वहाँ दवा जो है वो आपकी असर ज़रूर करेगी। तो यही मेरी अवामुन्नास के लिए जो है ना एक छोटा सा पैगाम होगा। आज़ाद, थैंक यू वेरी मच। आप ज़रूर तमाम ऑडियंस से गुजारिश है कि सब्सक्राइब करें हमारे सीनियर है फैसल भाई, इनका जो है वो चैनल है द फैसल फैक्टर, और बहुत ही आपको दिलचस्प और मालूमात अंगेज़ जो है ना यहाँ से वीडियोज़ देखने को मिलेंगी। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और खुश रहें। थैंक यू ज़ात।